बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। अजीश नायर का उपन्यास फकीरा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और पिछले अंक में हमने जाना कि मुस्कान ने बताया कि कुसुम की शादी अगले हफ्ते है, जिस दिन शिवन की बहन रिया की शादी होनी है। शिवन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अब मुझे समझ आ चुका था कि हाथ पैर मारकर कोई फायदा नहीं। जब कुसुम ही हार मान चुकी है तो फिर मैं किसके लिए लड़ता। मैं चुपचाप रिया की शादी की तैयारी करने लगा। मन तो बहुत उदास था, पर अब अभिनय करना था खुशी का। मुझे करीब से जानने वाले हर इंसान को यह पता था कि मैं दुखी हूं, फिर भी मैं खुशी का दिखावा कर रहा था। आखिरकार रिया की शादी का दिन भी आ गया, पर मन में यह भी था कि आज कुसुम की भी शादी है। मन तो कर रहा था कि फूट फूट कर रहा हूं, पर वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा था। रिया विदा हो रही थी, वो मुझे पकड़कर रोने लगी। मैं भी रोने लगा, पर पता नहीं इतने आंसू कैसे आ रहे थे। शायद ये रिया और कुसुम दोनों के लिए थे। भैया आप रोना मत, सब ठीक हो जाएगा, आप हौसला रखना भैया, रिया ने रोते हुए कहा। मैं कुछ नहीं बोला। रिया दौड़कर आदर्श, काजल और ललन भैया के पास गई। आदर्श भैया, काजल भाभी, ललन भैया, मेरे शिवन भैया का ख्याल रखना, आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ। काजल की आंखों में भी आंसू थे। आदर्श बहुत कठोर था, वो कभी रोता नहीं था, पर आज वो भी रो रहा था। रिया तुम एकदम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं, काजल और ललन भैया तुम्हारे भैया के साथ है, हमेशा इसके साथ रहेंगे। रिया की विदाई हो गई और ऐसा लग रहा था कि आज बहुत कुछ छूट गया हो। 3 साल बाद दिल्ली किताब दरबार में। कहते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, पर ऐसा वास्तव में होता नहीं। वक्त के साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 3 साल हो गए, पर एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने कुसुम को याद नहीं किया हो। वो मुझसे दूर थी, पर हर वक्त मेरे जहन में रहती थी। ऐसा नहीं था कि मैंने उसे बुलाने की कोशिश ना की हो, पर हर समय असफल हो जाता था। शायद ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ ही मुझसे जुदा होगी। विज्ञान ने भले ही बहुत उन्नति कर ली हो, पर ऐसी कोई दवाई नहीं निकाल पाई जिससे कुछ यादें मिटाई जा सके। कुसुम से फिर दोबारा मुलाकात नहीं हुई। स्टेशन पर ही हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। कई बार सोचा उससे जाकर मिलाऊं, पर ख्याल आया कि वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होगी। खामखा उसकी खुशहाल ज़िंदगी में एक ग्रहण की तरह नहीं जाना चाहता था। उसे खुश रहने का पूरा हक है। मैं भला क्यों जाकर उसकी पुरानी बातें याद दिलाऊं। हालांकि ज़िंदगी इन 3 सालों में पूरी तरह बदल चुकी थी। मैंने बच्चों को पढ़ाना पूरी तरह छोड़ दिया था। अब मैं एक लेखक के रूप में ही काम कर रहा था। रहन सहन का ढंग भी बदल चुका था। अगर कोई जाना पहचाना इंसान मुझे मिले तो शायद उसे मुझे पहचानने में वक्त लग जाए, इतना बदल चुका था मैं। बाल बहुत बड़े हो चुके थे। पढ़ने लिखने में इतना मग्न था कि कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई बाल कटाने की। अब पाठक मुझे इसी रूप में पसंद भी करते थे। अब उनकी बदौलत ही इतनी प्रसिद्धि मिली थी। अब तक 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे और दोनों किताबों ने बेहतरीन काम किया था। दोनों बेस्ट सेलर रहे थे और आज भी उम्दा काम कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि लेखक के रूप में अपनी पहचान बना पाऊंगा, पर कुसुम के जाने के बाद पता नहीं इस काम में ही मुझे सुकून मिलने लगा था। अब तक तो शायद कुसुम मुझे भुला चुकी होगी और अपने संसार में खुश होगी। हो सकता है उसका कोई बेटा या बेटी भी ज़रूर होगा जिसके साथ खेलते खेलते वो अपने अतीत से निकल चुकी होगी। पर अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर वक्त उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता था। वो ख्वाबों में आती थी और पता नहीं ख्वाब भी हकीकत सा लगता था। धन दौलत और शोहरत सब कुछ मैंने हासिल कर लिया था, पर वो हुनर कहाँ से लाऊं जिससे मैं उसे भुला पाऊं। आज हमारे सामने बैठे हैं फकीर जी, जिन्होंने अपनी 2 किताबों से लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। आपसे एक सवाल है, आप प्यार को इतनी खूबसूरती से कैसे लिख लेते हैं? लगता है मोहब्बत कई बार की होगी। किताब दरबार में मैं मौजूद था और मुझसे ये प्रश्न आशुतोष जी, जो कि वहां के मालिक थे, उन्होंने पूछा। मैं मुस्कुराया और अपने लंबे लंबे बाल जो चेहरे पर बार बार गिर रहे थे उसे ऊपर की ओर करते हुए बोला, मोहब्बत वाकई बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करने के लिए अनेकों बार मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक बार मोहब्बत करो, लेकिन पूरी शिद्दत से। प्यार अगर बार बार हो तो शायद वो ज़रूरत होती है, मोहब्बत नहीं, क्योंकि वक्त के साथ ज़रूरत बदलती है, मोहब्बत नहीं। मेरे उत्तर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। मेरे लिए तो मेरी एकमात्र महबूबा कुसुम ही थी।
उसके अलावा बाकी सब तो एक भ्रम था और कुछ नहीं। हालांकि मुझे भी ये पता था कि अतीत को पकड़कर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, पर क्या करूं, मजबूर था। कुसुम दिलो दिमाग से नहीं जा रही थी। मैं जमशेदपुर छोड़ चुका था, लेकिन अम्मा आजकल रिया और आकाश के साथ वहीं रहती थी। आकाश बहुत अच्छा लड़का था, वो अम्मा का बहुत ख्याल रखता था और रिया को बहुत खुश रखता था। अब मैं दिल्ली में ही रहने लगा था। शाम अक्सर कुसुम की यादों के साथ कॉफ़ी शॉप में बीतती और बाकी वक्त थिएटर में जाकर नाटक देखता था। थिएटर में इतनी पहचान हो चुकी थी कि कभी कभी स्क्रिप्ट में भी अपनी भूमिका अदा करता था। जिंदगी ने मुझे जमशेदपुर से खींचकर दिल्ली पहुंचा दिया था। पता नहीं जिंदगी क्या चाहती थी मुझसे, पर इतना ज़रूर यकीन था कि कोई वजह ज़रूर रही होगी, वरना जिंदगी मुझे यहाँ क्यों लाती। अम्मा हमेशा कहा करती हैं कि जिंदगी में दुख के पीछे की संभावनाओं को देखना सीखो। पिछली बार जब मैं अम्मा से मिला था तो उन्होंने कहा था कि शायद जिंदगी तुझे ये मुकाम देना चाहती थी, इसलिए उसने तुझसे कुसुम को छीन लिया। शायद अम्मा ठीक कह रही थी, पर यह मुकाम कुसुम के बिना फीका था। कुसुम के साथ रहता तो जमशेदपुर की सड़कों में ही खुशहाल जिंदगी जीता। इतनी दौलत और शोहरत की ज़रूरत ही नहीं थी। कुसुम की कीमत ये दौलत और शोहरत कभी नहीं हो सकती। कुसुम तो वो बेशकीमती नगीना थी जो मेरी जिंदगी को सजाने के लिए काफ़ी थी। शाम के 7 बजे थे। मैं हमेशा की तरह कॉफ़ी शॉप में बैठा कुछ लिखने का प्रयास कर रहा था। कहानियों के साथ साथ मैं अक्सर कविताएं भी लिखता था। दिल्ली में अक्सर कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन होते रहते थे, अक्सर वहाँ शिरकत करता था। लोग मेरी कविताओं को बहुत पसंद करते थे। मैं बैठा था तभी फ़ोन बजने लगा। मैंने देखा कि मेरे मैनेजर श्रवण का फ़ोन था। हाँ श्रवण, मैंने कहा। सर एक बुकिंग है अगले महीने की 3 तारीख की, दुबई में एक सम्मेलन है, क्या बोलते हैं, बुकिंग ले लूं? हाँ ले लो। ओके सर। श्रवण ने फ़ोन रख दिया। मैं फिर कुछ सोचने लगा। मन में यही ख्याल आ रहा था कि अब मुझे कुसुम को किसी भी हालत में भूलना होगा, अन्यथा जीवन मेरे लिए कष्टकारी ही साबित होगा। अब मैंने सोच लिया था कि कुसुम को भूल जाऊंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। प्यार मोहब्बत और शादी तो मुझसे अब होगा नहीं, इसलिए यूं ही जिंदगी बिता दूंगा और जो वक्त मिले उसे समाज के हित के लिए व्यतीत करूंगा। अब मैंने ये भी सोच लिया था कि जिस शिक्षा के क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ करता था, पुनः उसी क्षेत्र में जितना हो सके उतना अपना योगदान दूंगा। मुझे ये पता था कि कुसुम चाहे जहां भी हो मुझ पर नजर जरूर रखती होगी। अगर वास्तव में मुझे कुछ करना है जिससे उसको मुझ पर गर्व हो। वो चाहती थी कि मैं एक बड़ा लेखक बनूं और मेरे लेखक बनने पर वो खुश भी होगी, पर मुझे अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना था। जिंदगी में ख्वाहिश है कि मैं एक बार उससे मिलूं। अगर मिलना नहीं भी हुआ तो कम से कम उसे दूर से देख सकूं। उसकी शादी बेशक हो गई, पर प्यार तो मैं आज भी करता हूं। ऐसे ही अक्सर मेरे साथ होता है। कभी सोचता हूं उसे भूल जाऊं और अगले ही पल उसे याद करने लगता हूं। पता नहीं क्या होगा मेरा। करीब 9 बजे मैं घर पहुंचा, तभी आदर्श का फोन आया। हाँ आदर्श बोल, मैंने कहा। तेरे घर के बाहर खड़ा हूं, आदर्श ने कहा। मेरे घर के बाहर? मजाक मत कर, मैंने कहा। सच में? बाहर आकर देख ले। मैंने दरवाजा खोला और बाहर की तरफ देखने लगा। सच में आदर्श बाहर ही था। वो टैक्सी वाले को पैसे दे रहा था। वो पैसा देकर मेरे पास आया। हम गले मिले। चल अंदर चल, मैंने कहा। हम अंदर गए। आदर्श फ्रेश होने चला गया और मैंने जल्दी से खाना ऑर्डर कर दिया। आदर्श जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया उसने कहा, सबके फकीरा पर मेरे शिवन, एक एक कॉफ़ी हो जाए। मैं मुस्कुराया और पूछा, इस वक्त? भूल गए यारा, कॉफ़ी का कोई वक्त नहीं होता, आदर्श ने हंसकर कहा। नहीं, एकदम नहीं बोला हूं, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा और कॉफ़ी बनाने चला गया। शिवन की जिंदगी में अब क्या मोड़ आने वाले थे? क्या कभी कुसुम से मुलाकात हो पाएगी? अगले अंक में जानेंगे। नमस्कार।